ये तो कल हो गया था। त्रिपाक्षीय सिद्धांत रचनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि न, जिनका उपयोग हम नए और मौलिक चिंतन में करते हैं। और तीसरा बताया था आपको सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि, जिनका उपयोग जो है हम लोग अपने व्यवहारिक कार्यों में करते हैं। आप लोगों तक आवाज जा रही है? आवाज जा रही है आप लोगों तक? ओके ओके। एक सेकेंड। लोगों तक बताइए, आवाज जा रही है कि वही स्थिति है? ओके, अब ठीक है ना? कट के तो नहीं न जा रही है? ठीक है। आप लोगों को रात में जो है मैथमेटिक्स का नोट्स भी अपडेट करके दे दिए, जिसमें कि 4-5 पेज नया जोड़े हैं, पुराना वाला कुछ हटाए हैं। अब पुराने वाले में भी जो उपयोगी था उनको भी ऐड करके फाइनल नोट दे दिए। आप लोग देखे हैं उनको? ठीक है। अभी हम आप लोगों के साथ समावेशी शिक्षा टॉपिक पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक से आप लोगों को एग्जाम में 5 अंकों के प्रश्न कम से कम क्या होंगे? रहेंगे। और बहुत कठिन टॉपिक या नहीं है, आसान टॉपिक है। हम लोगों को जो है कंसस होकर के इसको क्या कर लेना है? समझ लेना है। देखिए, समावेशी शब्द का अर्थ ही होता है सबको क्या करना? शामिल करना न। एक ही प्रकार की विद्यालयी प्रक्रिया में या एक ही नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों के व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा प्रक्रिया में क्या करना? शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है? समावेशन मीन्स सबको शामिल करना, और समावेशन का जो विपरीतार्थक होता है
वह है पृथक्करण, बहिष्करण या अपवर्जन। पृथक्करण या बहिष्करण या अपवर्जन का मतलब है किसी को क्या करना, अलग करना ना। तो पहले ऐसा आपको धारणा था कि जो विशिष्ट प्रकार के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, अलग विद्यालय में भेजी जाए, लेकिन अब ये धारणा खत्म हो गई है। वर्तमान में ये धारणा है कि सभी प्रकार के बच्चे को आपको एक ही प्रकार के विद्यालय में उसके वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखते, उनके वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए क्या करना है, पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का ध्यान आपको हमेशा समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय रखना है। क्या सब मौलिक संकल्पना है, बेसिक थीम है समावेशी शिक्षा का। तो पहला थीम है कि सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमेशा दिमाग में आपको सेट रखना है कि सभी बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं, सभी बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। यानी प्रत्येक बच्चा उच्चतम विकास की संभावनाओं का क्या होता है, कच्चा मानस होता है। यदि कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है, गलती हमारी व्यवस्था की है। तो समावेशी शिक्षा का पहला थीम है कि सब बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। आपको ऑप्शन चयन करते वक्त जब क्वेश्चन का विकल्प चयन कीजिएगा तो उस समय हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ज्यादा आवाज नहीं करना है, ऑनलाइन भी है लोग। उनके बाद दूसरा है कि विकास का समान अवसर सभी बच्चे का नैसर्गिक क्या है, अधिकार है। यानी समावेशी शिक्षा इस भावना पर काम नहीं करती कि हम विशिष्ट बच्चों को नियमित शिक्षा प्रक्रिया में शामिल कर उस पर दया नहीं करते हैं, बल्कि उनका वो क्या है, आपको अधिकार है, राइट्स है। सभी बच्चों का यह राइट्स है कि उनको विकास का अधिगम करने का पर्याप्त या जो समान अवसर है वो मिले ना। और उसी अधिकार की हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, किसके द्वारा, समावेशी शिक्षा के द्वारा। समावेशी शिक्षा का तीसरा बेसिक थीम है कि यदि हम कुछ बच्चों को अलग विद्यालय में भेज दे, विशेष प्रकार के बच्चे को विशेष विद्यालय में क्या करे, भेज दे, तो वह समाज की मुख्य धारा से क्या होंगे, कट जाएंगे। अतः उसे एक ही प्रकार के विद्यालय में पढ़ाना क्या है, जरूरी है। अगला बेसिक थीम है चौथा कि अलग अलग बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे ज्ञान की साझेदारी के द्वारा बेहतर सीखते हैं। यदि किसी क्लासरूम में अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच ज्ञान का जो पार्टिसिपेशन होगा, ज्ञान की जो साझेदारी होगी, आपस में जो वह अंतः क्रिया करेंगे, उससे वो बेहतर क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मानक शिक्षण और आकलन, मानक शिक्षण और आकलन की विधि को त्याग देना है। क्योंकि मानक शिक्षण और आकलन का मतलब हुआ कि सभी बच्चों को एक ही तरह से सिखाना, एक ही तरह से आकलन करना। तो आपको, चूंकि आज समावेशी शिक्षा का युग है, आपके क्लासरूम में सभी एबिलिटीज वाले बच्चे हैं, तो अतः आप जो है एक ही प्रकार से सबको नहीं सिखा सकते। एक ही प्रकार की शिक्षा देनी है, लेकिन सिखाने का जो तरीका है वो अलग अलग होना चाहिए, विविध होना चाहिए। और आकलन मूल्यांकन का तरीका भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, विविध होना चाहिए। समावेशी कक्षा में दृश्य, श्रव्य
अर्थात एबी सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री का क्या किया जाता है, भरपूर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे, यदि मान लेते हैं दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री है, तो कोई यदि अंधा बच्चा है या कम देखने वाला बच्चा है तो वह सुन करके सीख लेगा। यदि कोई कम सुनने वाला बच्चा है तो वह देख करके सीख लेगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का समावेशी कक्षा में उपयोग करना बहुत ही बेहतर होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसका आपको विशेष ख्याल रखना है, लेकिन आपका बर्ताव ऐसे बच्चों से विशेष प्रकार का नहीं होना चाहिए। ख्याल तो आपको रखना है अपने मन में कि वो बच्चा क्या है, स्पेशल है, उसका कुछ स्पेशल नीड्स है, उसको हमको पूरा करना है। लेकिन आपको यह अनुभव उस बच्चे को नहीं होने देना है कि आप क्या हो, विशिष्ट हो, इसलिए आप पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यानी ऐसे बच्चों के साथ भी हमें समान बच्चों के साथ समान बच्चों के जैसा बर्ताव करना है। जैसे क्वेश्चन था कि समावेशी शिक्षा में कौन सा कथन उचित है ना, यानी आपको क्वेश्चन ये था कि कोई क्लास है, खेल की घंटी है, शिक्षक सभी बच्चे को आउटडोर गेम जो है मैदान में जाकर के खेलने के लिए कहते हैं। इसमें मोहन नाम का एक लड़का है, वह आपको बैसाखी के द्वारा क्या होता है, चलता है ना? तो आप मोहन को क्या कहिएगा? पहला ऑप्शन था कि मोहन आप नहीं जा सकते, इसलिए आप जो है कोई इंडोर गेम ही खेल लीजिए, रूम में ही खेल लीजिए ना। या ये कहिएगा कि मोहन को छोड़ करके जो भी बच्चे हैं वो आउटडोर गेम खेलने के लिए चलिए। या आप ये कहिएगा कि मोहन आप खेल के मैदान में जाने के लिए बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, क्यों नहीं? यानी आपको उस बच्चे को क्या करना है, आत्मविश्वास उस बच्चे में कॉन्फिडेंस जगाना है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। यानी समावेशी शिक्षा में जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो हमको मन ही मन उसका क्या रखना है, ध्यान रखना है। उस अनुसार शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है, उस अनुसार आपको आकलन करना है। लेकिन उस बच्चे को यह अनुभव नहीं होने देना है कि आप क्या हो, विशेष हो, आप स्पेशल हो, इस चीज का अनुभव उसे नहीं होने देना। तो ये सारे समावेशी शिक्षा के क्या है, बेसिक थीम है। और इस पर आपको एक दो प्रश्न निश्चित रूप से 7 गो पॉइंट पर में से किसी न किसी पॉइंट पर आधारित मिलेगा, और उनका आप लोगों को इस समझ के आधार पर क्या देना है, उत्तर देना है। जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, क्या उन लोगों तक आवाज सही से जा रही है? ओके। अब है समावेशी कक्षा में बच्चे। समावेशी कक्षा में बच्चे, देखिए समावेशी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको सामान्य बच्चा, और दूसरा क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। एक होता है सामान्य बच्चा और दूसरा होता है विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। देखिए सामान्य बच्चा किसको कहते हैं? सामान्य बच्चा किसको कहते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और जो किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक वंचना आदि का शिकार नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? समान बच्चे कहलाते हैं। अब इस 3 कंडीशन में यदि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है कोई बच्चा, तो वो क्या है, आपको विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है।
जैसे कोई बच्चा आपको बुद्धि लब्धि उनका 110 से ऊपर है न, तो वह कैसा बच्चा है? प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चा है। तो वो आपको क्या है? विशेष बच्चा है न। किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से क्या है? कम है, यानी वो मंद बुद्धि का है, तो वो भी आपको क्या है? विशेष बच्चा है न। कोई बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है न, तो वो भी कैसा बच्चा है? विशेष बच्चा है न। कोई बच्चा किसी भी प्रकार से वंचना का शिकार है, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, तो वो भी आपको विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। कोई बच्चा किसी कारणवश यदि पढ़ने में पीछे रह गया, पिछड़ा हुआ बालक है, तो वो भी आपको विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है न। कोई बच्चा जो है कम उम्र में ही ज्यादा अपराध कर रहा है न, तो वो समस्यात्मक बच्चा हो गया, तो वो भी आपको क्या है? विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है कि नहीं? तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कहने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके मन में ये आए कि जो दिव्यांग है या जो मंद बुद्धि का है वही केवल विशेष बच्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है न। विशेष बच्चा में आपको प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं, विशेष बच्चा में वंचना का शिकार बच्चा भी आ जाता है न। तो विशेष बच्चा उसको कहते हैं जिसका कुछ न कुछ क्या है? विशेष आवश्यकता है न, किसी रूप में उस पर स्पेशल केयर करने की क्या है? जरूरत है, तो उनको हम विशेष बच्चा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सब पढ़ने में कमजोर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है न। तेज भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ विशेष आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता के कारण उसे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत रखा जाता है। हर सभी प्रकार का बच्चा जिसमें कुछ न कुछ विशेष जिसके देखभाल की जरूरत हो, तो वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। चंचला, तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चे किसको कहते हैं, उनकी कौन सी विशेष आवश्यकता होती है, समावेशी शिक्षा में हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चे होते हैं उसका बुद्धि लब्धि बहुत ही क्या होता है? ऊंचे स्तर का होता है। वह कम समय में चीजों को क्या कर लेता है? सीख लेता है ना। तो यह तो अच्छी बात है, आपके दिमाग में आएगा कि सर जब ऐसी बात है कि वो कम समय में चीजों को सीख लेता है, तेज बच्चा है, तो फिर उसको विशेष बच्चा के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? उनको विशेष बच्चा के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है कि यदि ऐसे बच्चों पर, ऐसे बच्चे जो है न, उस पर हम लापरवाह हो जाएंगे कि चलो यह अपने से पढ़ ही लेगा न, तो वो बच्चा भी क्या हो सकता है? तो उसका परफॉर्मेंस, उसका निष्पादन भी क्या हो सकता है? हरासोन्मुख हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है न, वो भी पढ़ने में कमजोर हो सकता है न। साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं वह क्लासरूम में क्या करते हैं? तो और बच्चा, आप तो क्लासरूम में एवरेज बच्चा को ध्यान में रखते हुए कोई वर्क दीजिएगा, वह जो आपको इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वह बहुत कम समय में उस वर्क को क्या करने का? पूरा करने का। तो यदि उसको आप विशेष केयर नहीं करेंगे, कुछ विशेष काम नहीं देंगे, तो वह शेष समय का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, कक्षा में डिस्टरबेंस जो है पैदा करेगा। इसलिए भी उस पर विशेष ध्यान देना क्या है? जरूरी है। साथ ही साथ ये भी है ना कि जो बच्चा जिस लेवल का है उसको वहां से क्या करना है? आपको ऊपर उठाना है। तो जो आपको प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चा है उसको आप विशेष ध्यान रखते हुए अतिरिक्त प्रकार का रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य देंगे न, जिससे कि वो उनकी प्रतिभा का और अधिक क्या हो सके? विकास हो सके। तो इसलिए आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पर के अंतर्गत जो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों को रखा गया है ना। उनके बाद हाँ, तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे के आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे समावेशी शिक्षा में न?
उनको क्या अलग बैठा के पढ़ाएंगे? नहीं, उसको साथ ही पढ़ाएंगे ना। उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या देंगे? वर्क देंगे, अतिरिक्त क्या करेंगे? कार्य देंगे, चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा काम देंगे ना। और उसके रचनात्मक और सृजनात्मकता का हम क्या करेंगे? विकास करेंगे ना। उन पर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा केयर रखेंगे। यदि हम उनके प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो फिर उनका परफॉर्मेंस लेवल भी क्या हो सकता है? हाँ गुड्डी, रिकॉर्डिंग लगा हुआ है। उनके बाद जो है आपको है मंद बुद्धि वाला बच्चा। तो जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से क्या हो? कम हो, तो वो मंद बुद्धि वाला क्या है? बच्चा है ना। मंद बुद्धि का कारण मानसिक दिव्यांगता भी हो सकती है, या जन्म के कारण लगने वाली चोट जो है वो भी आपको मंद बुद्धि का क्या हो सकती है? कारण हो सकती है। मंद बुद्धि वाले बच्चे जो हैं चीजों को थोड़ा देरी से क्या करते हैं? सीखते हैं, समान बच्चों के तुलना में ना। तो मंद बुद्धि वाले बच्चे पर आपको समावेशी कक्षा में क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है ना। क्या रखना है? तो उनके लिए आपको स्पेशल टीचिंग मेथड्स का क्या करना है? यूज करना है ना। वो बच्चा जैसे सीख पाए उस तरह के शिक्षण और आकलन की पद्धति का आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। उनके बाद है शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का शिकार बच्चा। इसमें कई प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि आपको ये दिव्यांगता कई तरह की हो सकती है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, वह कहती है कि ऐसे व्यक्ति जिनका भी शरीर अशक्त है न, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं न। वर्ड को कुछ और यूज करने के लिए नहीं, विकलांग को दिव्यांग कहा गया। हाँ, तो अब शारीरिक दिव्यांगता में दृष्टि बाधिता आ सकती है, श्रवण दोष आ सकता है, मुख बधिर आ सकता है, अस्थि जन्य निशक्त आ सकता है न। कई तरह के दिव्यांग हो सकते हैं और सबका अलग अलग तरह का क्या है? नीड्स है। ऐसा नहीं है कि सब दिव्यांग बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर विशेष ध्यान रखने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो वो ध्यान आपको आजकल समावेशी शिक्षा में रखा भी जाता है। आपको जो क्लासरूम होते हैं उसकी संरचना इस तरह से बनाई जाती है कि सभी दिव्यांग बच्चे, सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों का उसमें क्या हो सके? प्रवेश हो सके। स्कूल में किसी भी प्रकार का जो बाधा है, चाहे कहीं गड्ढा हो या ईटा जमा हो, इस सब को हटा देने की बात की जाती है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। और उन बच्चों के प्रति हमें क्या होना होगा? संवेदनशील होना पड़ेगा और उनके विकास के लिए हमको सोचना होगा न। इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री आदि का ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। चौथा है आपको वंचना का शिकार बच्चा। वंचना क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को जो मिलनी चाहिए कम से कम वो चीज यदि नहीं मिल पा रही है तो वो वंचना का क्या है? शिकार है। जैसे एक व्यक्ति को आपको शिक्षा मिलनी चाहिए न, एक व्यक्ति को भोजन मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए, एक व्यक्ति का समाज में क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए न। और यदि इन सब की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो कैसा बच्चा हो? वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा? वंचना का शिकार व्यक्ति कहलाएगा। यदि फंडामेंटल नीड्स भी किसी का पूरा नहीं हो रहा है तो वो वंचना का शिकार व्यक्ति कहलाएगा न। हमारे देश में वंचना का कई आधार है। जैसे सामाजिक आधार है आपको कि जो आपको SC ST के लोग हैं न, उनके साथ समाज जो है काफी भेदभाव करता आ रहा है और उनको जो है पर्याप्त अवसर जो है आगे बढ़ने का नहीं मिला है, तो वो वंचना का शिकार हो जाएगा। उस SC ST के बच्चे जो होंगे वो वंचना के शिकार बच्चे होंगे। इसी तरह आर्थिक वंचना के भी बहुत सारे लोग शिकार हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो वो उसके परिवार का बच्चा जो है आर्थिक वंचना का
शिकार बच्चा होगा। तो वंचना के कई तरह के आधार हो सकते हैं, भाषाई आधार हो सकता है, धार्मिक आधार हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की जो वंचना है वो अच्छी चीज नहीं है। वह वंचना के शिकार परिवार के जो बच्चे होते हैं वो उस वंचना के कारण जो है पर्याप्त रूप से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो हमको उन पर क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। इनके लिए आपको अपनी भाषा, अपनी सोच, सब कुछ को क्या रखना है, तंदुरुस्त रखना है न। कभी भी वंचना को आपको बढ़ावा नहीं देना है। उनके बाद कुछ बच्चे जो है पिछड़े रह जाते हैं। जैसे कोई बच्चा 2 महीना के लिए बीमार पड़ गया तो वो पढ़ाई में क्या हो गए, पीछे हो गए, तो वह पिछड़ा हुआ बालक कहलाएगा। तो उनको आपको अलग से क्या देना पड़ेगा, ट्यूटोरियल क्लास देना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो है संवेगात्मक दोष से पीड़ित होते हैं न, और वह कम उम्र में ही बड़ा बड़ा अपराध कर लेते हैं न, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये हो जाते हैं। तो इन बच्चों पर भी आपको ध्यान रखना क्या है, जरूरी है। उनके इस संवेगात्मक दोष का क्या कारण है, इस कारण को आपको जानना होगा। इसके लिए उनके अभिभावकों से भी आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। फिर उनका जो उपयुक्त निदान हो सकता है उस निदान को करने की आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये समावेशी शिक्षा में अलग अलग प्रकार के क्या हैं, विशिष्ट बच्चे हैं और उनकी अपनी अपनी क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और उन आवश्यकताओं की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है ना। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर में, सीखने की निर्योग्यताएं ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि आपको सब विषय की पेडागोजी में क्या करेगा, काम करेगा ना। सब विषय के पेडागोजी में ये चीज क्या करेगा, काम करेगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसा है जो एक बार पढ़िए ना, जैसे शिक्षण टॉपिक है, तो शिक्षण टॉपिक जो आप पढ़े वो आपको हर एक विषय के पेडागोजी में क्या करेगा, काम करेगा। समावेशी शिक्षा की जो धारणा है वो भी आपको हर एक विषय के प्रश्न का उत्तर देने में क्या करेगी, मदद करेगी। इसी तरह आकलन मूल्यांकन वाली बात है, वो भी आपको न, वो भी आपको जो है हर एक विषय के पेडागोजी को सॉल्व करने में क्या करेगी, सहायता करेगी। तो इसीलिए उस टॉपिक को हम अलग अलग जो है नहीं बता सकते हैं, मैंने एक बार बता दिए तो वो सब सब्जेक्ट में आपको क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम सीखने की निर्योग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम अशक्तता क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सीखने की निर्योग्यता क्या होती है, तो यदि सीखने की किसी खास क्षेत्र में, स्पेशल एरिया में किसी को कठिनाई है तो उसको हम सीखने की क्या कहते हैं, निर्योग्यता कहते हैं। जैसे आपको किसी बच्चे को स्पेशली लिखने में कठिनाई होती है, किसी बच्चे को स्पेशली पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, किसी बच्चे को स्पेशली जो है शरीर की गति संबंधी क्या होती है, कठिनाई होती है, तो वो आपको अधिगम और सख्तता का क्या कहलाता है, शिकार बच्चा कहलाता है, सीखने की निर्योग्यता का शिकार बच्चा कहलाता है। और सीखने की निर्योग्यता का एक कारण आनुवांशिकता भी हो सकता है, हेरिडिटी भी सीखने की निर्योग्यता के लिए एक बहुत ही प्रभावी कारण है। और सीखने की निर्योग्यता जो भी है वह अचर नहीं होता है, वह अचर नहीं होता है, यानी उसको ऐसा नहीं है कि हम कभी सुधार नहीं सकते। सीखने की निर्योग्यता चर होती है, क्या होती है, चर होती है, उसको सुधारना संभव होता है, उनमें परिवर्तन करना संभव होता है। यहाँ सीखने की निर्योग्यता के हम अलग अलग प्रकार को लिखे हैं और एक ही प्रकार के लिए जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है उनको एक साथ हमने क्या किया है, लिखा है। और इसको पूरी तरह आपको क्या करना चाहिए, रट लेना चाहिए, क्योंकि फिक्स है कि एक दो को क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। सीखने की निर्योग्यता में पहला है अफेजिया या डिस्फेजिया या भाषाघात या वाचन वैकल्य ना, ये चारों एक ही चीज है। अफेजिया पूछ दे, डिस्फेजिया पूछ दे, भाषाघात पूछ दे या वाचन वैकल्य पूछ दे। ठीक है, इन ये सब एक ही प्रकार की क्या है,
संवाद करने में इतनी कुशल नहीं होती। तो जो अफ्रीजिया डिस्ट्रिक्टिया भाषाघात या वाचन वैकल्य के शिकार हैं, ऐसे बच्चे जो अफ्रीजिया डिस्ट्रिक्टिया या कलाघात के शिकार होते हैं, ठीक है, अफ्रीजिया डिस्ट्रिक्टिया या कलाघात के शिकार होते हैं, वह अपने शारीरिक गति का सही तरीके से समन्वय नहीं कर पाते, उनके मन और शरीर का सही से संयोजन नहीं होता। इसको अफ्रीजिया डिस्ट्रिक्टिया या कलाघात वाले, इसको गति वैकल्य भी कहा जाता है। उसके बाद आवाज कम आ रही है, अच्छा अब आवाज आ रही है। अभी भी कम ही आ रही है ना, अब भी कम। आवाज कम हो गया। ओके, अब क्या स्थिति है? और दिन तो सही हो जाता था नेटवर्क। बताइए सुधार हुआ या कम ही जा रही है? ओके, कम ही है आज। अच्छा चलिए थोड़ा काने लगा करके 2 मिनट सुन लीजिए आप। तो अफ्रीजिया डिस्फेजिया या जो भाषाघात के शिकार बच्चे होते हैं, वाचन वैकल्य के शिकार बच्चे हैं, वह भाषा और संप्रेषण में कठिनाई महसूस करते हैं। जो अफ्रीजिया डिस्फेजिया या कलाघात के शिकार होते हैं, वो शारीरिक गति का सही समन्वय नहीं कर पाते। जो अलेक्सिया डिस्लेक्सिया या पठन वैकल्य का शिकार बच्चे होते हैं, वह सही तरीके से जो है नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ऐसे डब्ल्यू सौ को क्या पढ़ लेगा, वाज पढ़ लेगा ना। जो अग्रेसिया डिस्ग्राफिया या लेखन वैकल्य का शिकार होता है, वो आपको इसमें लेखन विकार पाया जाता है ना। जो डिमेंशिया या डिस्मोर्फिया का शिकार होता है, उसमें भ्रम विकार पाया जाता है ना। जो डिस्केल्कुलिया या गुणज वैकल्य का शिकार होता है, उसमें गणना विकार पाया जाता है। जो डिस्कीमिया का शिकार होता है, उसमें तनाव पाया जाता है। जो ऑटिज्म या स्वलीनता का शिकार होता है, वह सामाजिक ना सरोकारों से कटाव महसूस करता है। यानी ऐसे बच्चे सामाजिक कार्यों में सही तरीके से या समाज के साथ अपना संबंध सही तरीके से स्थापित नहीं करते। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी। ब्लूटूथ लगा के सुन रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे।
अच्छा, दूसरा उपाय करते हैं। अच्छा, अब ठीक है, रहने दीजिए। दूसरा उपाय करने का नाम हम बोले तब ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को सीखने की निर्योग्यता का जो प्रकार है ना, तो ये तो रटने वाला चीज है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा बढ़िया से ना। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अब है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन ना। देखिए, अभिसारी चिंतन क्या है? केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचना, केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचना आपको कौन सा चिंतन है? अभिसारी चिंतन है। और एक से ज्यादा निष्कर्ष पर पहुंचना अपसारी चिंतन है। जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका एक निश्चित उत्तर है ना, तो वो अभिसारी चिंतन वाला प्रश्न हो गया। और जिसमें आपको आप खुला उत्तर दे सकते हैं, जैसे आप भारत के प्रधानमंत्री रहते तो क्या सब करते, तो उसका खुला उत्तर दे सकते हैं ना। तो ये अपसारी चिंतन वाला क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अपसारी चिंतन सर्जनात्मकता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन का 4 गो तत्व है, 4 गो जिसको हमेशा याद रखना है। पूछ लेता है कौन इसमें अपसारी चिंतन का तत्व है, कौन नहीं है। एक है धारा प्रवाहिता न, चलाघात हो गया कि शरीर के गति का समन्वय नहीं कर पाता है उजाला। जैसे कोई किसी का हाथ कांपते रहता है न, कोई सही तरीके से लिख नहीं पाता है न, कोई सही तरीके से चल नहीं पाता है, तो वही चलाघात हो गया। तो अपसारी चिंतन का जो 4 तत्व है, एक है धारा प्रवाहिता, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है मौलिकता और चौथा है विस्तारण। याद रखिएगा इसको। देखिए, आलोचनात्मक चिंतन किसको कहते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों के बारे में क्या करना, सोचना ना। यानी उत्कृष्ट प्रकार का यह चिंतन है कौन, आलोचनात्मक चिंतन। आपको बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का क्या करना है, विकास करना है। बच्चों को यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो यह अभिप्रेरित शिक्षण का क्या है, उदाहरण है। यानी बच्चे भी यदि आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चा सीखने के लिए क्या है, मोटिवेटेड है, बच्चा सीख रहा है, इसलिए वह प्रश्न कर रहा है। बच्चे के प्रश्न का हमेशा हमको उत्तर देने की कोशिश करना चाहिए। यदि उत्तर नहीं भी पता हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कल आप लोगों को ये चीज हम बताएंगे न, लेकिन गलत चीज आपको नहीं बताना है। तब समालोचनात्मक ज्यादा बेहतर शब्द है, नहीं तो दोनों को एक ही मान के चलना है। आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, इनको एक ही चीज मान के चलना है। डिमेंशिया भी भ्रम विकार है, डिमेंशिया और डिस्मोर्फिया। इसमें भ्रम हो जाता है कि शरीर का हमारा कोई अंग जो है छोटा है या लंबा है या डेवलप नहीं है ना। ये डिमेंशिया या डिस्मोर्फिया में होता है। प्रिया कुमारी। अब जो है पुनर्बलन है। शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों को जो पुरस्कार या दंड दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। पुरस्कार को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है और दंड को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। तो पुनर्बलन सकारात्मक ही अच्छा है। उसमें भी लगातार पुनर्बलन अच्छा नहीं है। लगातार यदि बच्चे को हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट ही करते हैं, बच्चे को हमेशा उसकी प्रशंसा ही करते हैं, उनको पुरस्कार ही देते हैं, तो फिर उसका प्रभाव बच्चे पर बेहतर तरीके से नहीं पड़ता। तो पुनर्बलन सतत अच्छा नहीं है, आंशिक पुनर्बलन जो है अच्छा है। आगे अब इसमें क्या है, जीन प्याजे महोदय हैं, फिर कौन महोदय हैं, वाइगोत्स्की महोदय हैं, फिर जो है कोहनबर्ग महोदय है, पेज 28 तक। तो इनको जो है कब बताना है, शाम में बताना है, जब सब विद्यार्थी क्लास में
जुड़े रहेंगे तब ना। उनके बाद जो है इसमें आकलन मूल्यांकन इम्पोर्टेंट है ना। तो आकलन मूल्यांकन एक वो क्रैश कोर्स में बताए थे बहुत ही बेहतर तरीके से। उसका रिकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, डाल देंगे यूट्यूब पर। कैप्सूल कोर्स 4 अभी हो गया, अभी जो पढ़ाया कैप्सूल कोर्स 5 के रूप में। तो आकलन मूल्यांकन खत्म हो जाएगा और उनके बाद फिर जो नया चीज सब है RTE या ये सब NEP 2020, इस पर भी शाम में चर्चा करके इसको आज CDP का थ्योरी खत्म, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस फिर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और कल से फिर भाषा शुरू हो जाएगी, यानी हमको 5-7 तारीख तक में सारे थ्योरी को एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा, टेस्ट आप लोगों का चलता रहेगा, डिस्कशन चलता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो क्या कीजिएगा, तो अपना रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। और जो लोग अभी उपस्थित हैं वो यस लिखिए, तो देखते हैं कौन कौन लोग उपस्थित हैं। नुपुर पल्लवी उपस्थित है, जूही उपस्थित है, बुलबुल उपस्थित है, रानी उपस्थित है ना। बहुत मैसेज आ रहा है। अच्छा, हम वैसे ही सबको देख लेते हैं, मैसेज क्या देखेंगे, सबको देख लेते हैं। चंचला जुड़ी हुई है, श्वेता, शबनम, रूपा कुमारी, उजाला, सुभाष, शिवानी कुमार, महानंद, सोनी कुमारी, उषा, सपना, अनुपमा, अमित कुमार, रंजन, प्रियंका, मधु, सुनीता, अलका वर्मा जुड़ी है। अलका वर्मा क्या हाल है आपका? ठीक है। उनके बाद रश्मि मुजफ्फरपुर से जुड़ी है, जूही, मुन्नी, एक मुन्नी, 2 मुन्नी, एक पटना से, एक सिमराही से, विभव मेहता, नुपुर पल्लवी, पूनम ना, बुलबुल, भारती, अंकिता, कुमारी, सविता, रिंकू, गुड्डी, सविता, नेहा, पूनम, खुशबू, विभा न, मौसम, ज्योति, रीटा एंड पिंकी, निधि, विजय शाह, रानी प्रवीण, प्रियंका कुमारी, गुड्डी कुमारी। बहुत अच्छा। तो आप लोग अब शाम की क्लास में उपस्थित होगिएगा, जो जो नोट सब दिए हैं उनको पढ़िएगा। ठीक है।